नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष सियासी नोक-झोंक वाला साल बनकर रह सकता है। विपक्ष के कड़े रुख से कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। सरकार ने स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूरा साल कई तरह के कार्यक्रम तय किए हैं, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस प्रदेश सरकार पर लगातार सियासी हमले बोल रहे हैं। इनेलो ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए स्वर्ण जयंती वर्ष में अलग से कार्यक्रम तय करने का मन बना लिया है, जबकि कांग्रेस पहले ही दिन इसकी शुरुआत कर चुकी है। विधानसभा के सम्मेलन और विशेष सत्र में इस राजनीतिक छींटाकसी का नमूना देखने को भी मिल गया। तो लगातार स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर हरियाणा में सियासत हो रही है। इनेलो ने अलग से स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाने का मन बना लिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो हरियाणा कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों का राजनीतिकरण कर रही है और विपक्ष और उसके सुझावों की अनदेखी कर रही है, जबकि विपक्षी पार्टी इनेलो ने स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम को अलग से तय करने का मन बना लिया है। देखिए, आपने खुद देखा जब ये जो इन्होंने इतना बड़ा ये जो कार्यक्रम इवेंट मैनेजमेंट करा गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर 7 करोड़ कहे हैं, 7 करोड़ रुपया लगाया और वन रैंक वन पेंशन को तो केवल 8,300 करोड़ चाहिए, 1,300 और दे देते तो बात बन जाती। पर सच्चाई ये है कि वहाँ पर ना तो हरियाणा के लिए किसी भी चीज़ का ऐलान हुआ, ना हरियाणा जो इतने संवेदनशील समय से निकला पिछले दिनों में, आपने देखा है फरवरी के अंदर, उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बात करी। वैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात में अपनी सारी बात कर देते हैं और जहाँ सत्र की जो चर्चा करी थी, भाजपा ने सिर्फ अपने गुणगान करने के लिए सत्र बुलाया था और हमने बार बार निवेदन किया था कि विपक्ष के विधायकों को बोलने का पूरा मौका दो, लेकिन विपक्ष के विधायकों को बोलने का मौका बहुत कम दिया गया। सत्ता पक्ष के विधायकों से, मंत्रियों से अपने गुणगान कराए गए। उसके लिए कई साथियों ने बहिष्कार भी किया था, इनका बायकॉट किया था मुख्यमंत्री की संबोधन का। लेकिन हमने सोचा भी ये स्वर्ण जयंती सत्र है, मुख्यमंत्री संबोधन दे रहे थे, हम बैठे रहे, भारी मन से हम बैठे रहे थे। हमने निवेदन किया था विधानसभा अध्यक्ष से कि आप 2-2 मिनट का समय प्रत्येक विधायक को दो, ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्या बताए और स्वर्ण जयंती बोलने को उसको अवसर मिले। लेकिन आज पहली बार विधानसभा अध्यक्ष का भी रवैया हमें कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण लगा। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इनेलो और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार ने सभी के सुझाव लेने के लिए 2 दिवसीय विशेष सत्र रखा था, लेकिन कुछ लोग राजनीति करना नहीं छोड़ सकते। नहीं, देखिए, उनकी मर्जी है कैसे वो मनाते हैं। हमने तो सबको बुलाया था और सभी को बुलाने के लिए, सबकी राय लेने के लिए ही हमने ये 2 दिन का सेशन रखा था। और कुछ लोग राजनीति को नहीं छोड़ पाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आगमन के लिए तैयार है। राष्ट्रपति यहां 10 नवंबर को आ रहे हैं। इस खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि स्वर्ण जयंती को लेकर जिस तरह से सियासत हरियाणा में हो रही है, उसको लेकर अब इनेलो ने एक मन बना लिया है कि वो अलग से स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए कुलबीर दीवान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलबीर, लगातार जो है स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर सियासी घमासान हरियाणा में देखने को मिल रहा है। बयानबाजी लगातार विपक्ष की तरफ से हो रही है। अब कहीं ना कहीं ये स्वर्ण जयंती वर्ष अब राजनीति का वर्ष बनता नजर आ रहा है। देखिए मोनिका, शुरुआती आसार जो हैं वो पूरी तरह से संकेत दे रहे हैं कि ये जो वर्ष होगा सियासी जो नोक झोंक है उससे भरा रह सकता है, क्योंकि जो सरकार ने एक दावा किया था, एक कोशिश की थी, एक मंशा थी सरकार की, और उसने जाहिर किया था कि जो स्वर्ण जयंती वर्ष है इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस तरह के कार्यक्रम तय करेंगे, इस तरह की योजनाएं तय करेंगी ताकि हरियाणा को फ़ायदा हो, हरियाणा की जनता को फ़ायदा हो। लेकिन अभी तक इसके जिस तरह से 3 बड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है गुरुग्राम में हुआ था पहले दिन, और इसके बाद हरियाणा विधानसभा का सम्मेलन हुआ, और इसके बाद हरियाणा विधानसभा का 1 दिन का सेशन जो है वो भी स्वर्ण जयंती के ऊपर बुलाया गया था।
लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष ये शिकायत कर रहा है कि तीनों ही कार्यक्रमों में अभी तक उनकी अनदेखी की गई है, उनके सुझावों की अनदेखी की गई है, लिहाजा इन कार्यक्रमों में शामिल होने का कोई औचित्य जो है नहीं बनता मोनिका। तो इसीलिए यही शिकायत करते हुए इनेलो ने ये ऐलान किया है कि वो भी स्वर्ण जयंती वर्ष में जो अपने कार्यक्रम है अलग से करेगी। यानी उसने साफ कर दिया है कि जो सरकारी कार्यक्रम होंगे या फिर सरकार जो अपेक्षा उनसे कर रही है, जो उम्मीद उनसे कर रही है, वो फलीभूत होने वाली नहीं। इनेलो जो है अपना अलग राह अपनाएगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी इसी तरह के सवाल जो है उठा रही है। कांग्रेस का ये आरोप है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है इन कार्यक्रमों का। स्वर्ण जयंती वर्ष के ऊपर जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उनमें उनकी सलाह नहीं ली गई और इनका कहीं ना कहीं भाजपाकरण किया जा रहा है। तो इसी शिकायत के साथ कांग्रेस ने हालांकि पहले ही अलग से शुरुआत की थी। आपको याद होगा कि जिस दिन गुरुग्राम में कार्यक्रम था शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अवसर पर, उसी दिन में कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा पंचकुला में रखा गया था। यानी कि अलग रास्ता कांग्रेस ने पहले ही इख्तियार कर लिया है। यानी जिस मकसद से या फिर जो सोचकर सरकार ने एक नीति बनाई थी कि एक ऐसा वर्ष मनाया जाए जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है मिलकर हरियाणा के विकास की तरफ बढ़ें, उसके लिए काम करें, तो वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आरोप हैं, विपक्ष की जो शिकायत है वो भी जायज़ है, क्योंकि यदि उनकी सलाह नहीं ली जा रही, यदि उनके सुझावों पे काम नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा कि जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया इस डगर पर चले थे। बिल्कुल कुलबीर, जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया 2 दिवसीय, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय ये सत्र बुलाया गया था कि सुझाव विपक्ष की तरफ से आए, लेकिन 2 दिवसीय पूरे सत्र में कहीं ना कहीं सियासत ही होती रही इस पूरे मुद्दे पर। वहीं अगर सरकार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार राजनीति कर रही है। ऐसे में सरकार साथ लेकर विपक्ष को कैसे चल सकती है अगर आगे इस तरह के कार्यक्रम करने होंगे? बिल्कुल बड़ा सवाल है। सरकार को भी ये सोचना होगा, सरकार को उनकी शिकायतें जो है वो दूर करनी होंगी। यदि उनको साथ लेकर चलना है, यदि उनका समर्थन उनको चाहिए, उनके सुझाव उनको चाहिए, तो जो उनकी शिकायतें हैं कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उनके सुझावों की अनदेखी की जा रही है, तो सरकार को भी उनकी शिकायत जो है दूर करनी होगी। तभी वो साथ जो है दे पाएंगे और कदम ताल जो है वो हरियाणा के विकास के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिल पाएगी। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि राजनीतिक डगर है और राजनीति में आपको पता है कि अपने अपने स्वार्थ जो है होते हैं। उसका नमूना जो है वो 2 दिनों में देख भी लिया है, क्योंकि सम्मेलन जो बुलाया गया था, इनेलो ने बहिष्कार किया, साथ ही कांग्रेस ने बहिष्कार किया, और कल जो विशेष सत्र इसी मौके पर बुलाया गया था उसमें पहले 2 घंटे की कार्रवाई केवल राजनीति की भेंट चढ़ी है। और इसको कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से विपक्ष जो है सरकार का साथ देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी अपनी बिल्कुल विपक्ष कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है और इनेलो की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि वो अलग से अब स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम आगे लेकर चलेंगे। और कांग्रेस की तरफ से आपने पहले ही दिन देख लिया कि उनकी तरफ से एक कार्यक्रम करवाया गया था। फिलहाल कहीं ना कहीं राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है और सरकार के पास चैलेंज है कि विपक्ष को अब वो साथ लेकर कैसे आगे चलेगी। कुलबीर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आगमन के लिए तैयार है। राष्ट्रपति यहां पर 10 नवंबर को आ रहे हैं। पठानकोट हमले में शहीद हुए देश के पहले गरुड़ कमांडो के परिवार को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। देश में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 10 नवंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन आ रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एयरफोर्स अथॉरिटी ने तैयारी पूरी कर ली है। 10 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के कलर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कलर्स का प्रावधान होगा, राष्ट्रपति जी अपने हाथों से इन यूनिट्स को कलर्स देंगे। उस टाइम उनके सीओ ऑफिसर was receiving the colors. Okay, they will be there. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एयरफोर्स की उस यूनिट को प्रमोट करना है जिसने अच्छा काम किया है। राष्ट्रपति 501 सिग्नल और 30 एयरफोर्स स्क्वाड्रन को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए निशान ध्वज देकर सम्मानित करेंगे। जिसने अच्छा काम किया है उनको सिलेक्ट करते हैं और राष्ट्रपति जी बड़े सोच समझ के इसका पूरा डिस्कशन होता है हर लेवल पे। राष्ट्रपति जी ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, इस यूनिट को मेरा निशान दिया जाए।
इसके अलावा इस दिन एरोबेटिक का प्रदर्शन होगा। साथ ही हेलीकॉप्टर डिस्प्ले जैसे मनोरंजक और हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिलेंगे। सूर्य किरण जो हॉक एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे, सूर्य किरण से डिस्प्ले होगा एरोबेटिक्स का। और दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो 4 हेलीकॉप्टर्स लेके डिस्प्ले करती है, वो टीम है सारंग। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर अंबाला एयरफोर्स अथॉरिटी ने अपना अलग स्पेशल सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर न मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शहीद मनदीप की शहादत को याद किया है। मनदीप का परिवार सदमे में है, तो वहीं वीर जवान बेटे को खोने का गम जो है पूरे गांव में दिख रहा है और इस पूरे गांव में इस बार दिवाली नहीं मनाई गई। कुरुक्षेत्र के गांव अंटेहड़ी पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा के वीर सपूत मनदीप को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि लाडवा विधायक पवन सैनी ने कुरुक्षेत्र के गांव मथाना से अंटेहड़ी तक के मार्ग का नाम शहीद मनदीप मार्ग रखवाया है, जो बेहद ही शानदार प्रयास है। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मथाना से लेकर के और गांव तक की सड़क का नामकरण शहीद मनदीप सिंह के नाम से करके अंटेहड़ी की इस धरती को गौरवान्वित करने का काम जो शहीद मनदीप ने किया है, उसको अमर करने का काम जो किया है, उसको सार्थक किया है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि देश के सैनिकों का 125 करोड़ देशवासी ऋणी हैं, क्योंकि उनकी बदौलत हम खुले में सांस लेते हैं और सुकून से रहते हैं। OROP के मुद्दे पर कांग्रेस का बिना नाम लिए कैप्टन ने कहा कि जिन्होंने 4 दशक तक राज किया, उन्होंने सैनिकों के अधिकारों को छीनने का काम किया। कि जिन लोगों ने 43 वर्ष तक देश के सैनिकों के साथ अन्याय करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की, सैनिकों से उनके अधिकार को छीनने का काम किया था। कुरुक्षेत्र के जांबाज जवान मनदीप सिंह जम्मू कश्मीर के माछिल में शहीद हो गए थे। आतंकियों ने शहीद के शव के साथ शर्मनाक बर्बरता की थी। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। खबर सिरसा से लेते हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से टेम्पो और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। पंजाब के रहने वाले इन लोगों के लिए शनिवार काला दिन साबित हुआ। सिरसा के गांव किंगरे में नरमा चुगने जा रहे ये लोग गांव सावंत खेड़ी के नजदीक सड़क हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 17 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अग्रोहा रेफर कर दिया गया। पथराले तो आउंदे ही ते एक इधरों बस जांदी, उधरों ट्रक आउंदा ही, उधरों एक गड्डी आउंदी ही ते विचाले हो गई, सन च आ गई गड्डी जी ते 24 बंदे ही सारे जख्मी आई, कुछ विच मौत भी हो गई जी। ये सभी लोग मिनी टेम्पो में सवार थे, लेकिन रास्ते में बस को ओवरटेक करने के दौरान कोहरे की वजह से चालक को सामने से आता ट्रक दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते ये हादसा हो गया। घायलों की हालत में 2 लेडीज सीरियस, अभी बाकी ठीक है। अभी रेफर कर रहे हैं, आगे इलाज कर रहे हैं। रेफर एक रेफर की रही है, उसको एम्बुलेंस अभी वो ले जाएगी। कोहरे के चलते पिछले कुछ दिनों में सड़क हादसे के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपको कोहरे में ड्राइविंग करते वक्त सावधानी बरतनी होगी और सतर्क रहना होगा। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। उधर हिमाचल के मंडी में भी आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां की ब्यास नदी में निजी बस के गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मंडी में एक बड़ा बस हादसा हो गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी के बिंद्राबनी चेक पोस्ट के नजदीक एक निजी बस ब्यास नदी में जा गिरी, जिसके चलते 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे।
वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन बचाव कार्य में जुट गया और बस को ब्यास नदी से निकाला गया। ये बस मंडी से कुल्लू जा रही थी। पुलिस कंट्रोल में सूचना मिली कि कनिका बस, प्राइवेट बस बिंद्राबनी के पास ब्यास नदी में जा गिरी है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ट्रक यूनियन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इसमें करीब 25 आदमी इंजर्ड हैं, उनको मंडी ZH में पहुंचाया गया, उपचार चल रहा है। 16 आदमी की इसमें मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक सड़क हादसा बस को ओवरटेक कर रहे एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। अचानक बिंद्रामनी के पास बस अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी ब्यास नदी में जा गिरी। बस का पिछला हिस्सा ब्यास नदी में डूब गया, जिसके चलते अधिकतर लोग पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। घायलों को एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। थोड़ा मोड़ सा था वहाँ पे, तो बाइक को बचाने के चक्कर में ना वो पैरापीट में जाके बस टकराई और सीधी नीचे चली गई। मतलब कंट्रोल ही नहीं हुई। उसके बाद सीधे नीचे नदी में चली गई। बस में ज्यादातर लोग कुल्लू और मंडी जिले के रहने वाले थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का ये भी कहना है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यशराज, जी मीडिया, मंडी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, आपसे ताजा जानकारी चाहेंगे, क्या राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है वहां पर? यश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। जी यश, आपसे ताजा जानकारी चाहेंगे, क्या राहत और बचाव कार्य अभी वहां पर चल रहा है? जी मोनिका, बिल्कुल। जो बस हादसे में लोग घायल हुए थे या जिनकी मौत हुई थी, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है घटना के लगभग 2 घंटों बाद ही। अभी जो ताजा स्थिति है, अस्पताल में जो घायल लोग हैं, 26 लोग इसमें घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। उसमें से कुछ लोग जो है जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको PGI रेफर किया गया है। इनकी संख्या 4 है। बाकी लोग जो अस्पताल में हैं, उनकी इलाज के लिए और बाकी सारी चीजें जो है उनको वो मुहैया करवाई जा रही है। वहीं जो इसमें मृतक हैं, पहले जो आंकड़ा प्रशासन ने दिया था वो 18 लोगों का दिया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले प्रशासन ने दोबारा इसमें करेक्शन किया और 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उनमें से 12 लोगों की बॉडीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 5 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उनको उनके आसपास जो लोग थे या बाकी लोगों से पता करके उनके घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों का पता खोजने की कोशिश की जा रही है। जी यश, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 17 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। इस बीच कुछ घायलों को गंभीर रूप से जो घायल हुए ने PGI रेफर किया गया है, जबकि दूसरों का इलाज वहां के सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं शिमला से। मोहित, लगातार हिमाचल में सड़क हादसे जो है वो पनप रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार मंथन किए जाते हैं, बैठकें की जाती हैं और लगातार GS बाली की तरफ से भी बैंगलोर तक कहीं ना कहीं सड़क हादसों को रोकने के लिए मंथन किया गया, बैठकें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकों का असर दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, जो ये कदम उठाए जा रहे हैं इसका कहीं भी असर जो है वो नहीं दिख रहा है। और ठीक कहा आपने कि बेंगलोर में जो है वो मीटिंग हुई थी, उसमें भी कई दावे जो उसके बाद किए गए थे कि सड़क दुर्घटनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, इनको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी कदम जो है वो अभी तक जमीनी स्तर पर नहीं उठाया गया सरकार की तरफ से भी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर जो एक सर्वे भी हुआ था, तो उस सर्वे में भी जो राष्ट्रीय स्तर का सर्वे था उसमें ये साफ हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनकी अगर तुलना की जाए तो। उसके बाद भी सरकार जो है अब तक नींद से नहीं जागी, लेकिन जब कोई हादसा होता है तब जरूर कदम उठाए जाते हैं, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस जो है वो भी दिखाई जाती है। लेकिन जिस तरह से क्रैश बैरियर्स लगने की बात कही गई थी कि क्रैश बैरियर्स जो है वो लगाए जाएंगे और जो ब्लैक पॉइंट्स हैं उनको ढूंढा जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, लेकिन ये कई सालों की कवायद है और ये कई सालों के बयान जो है इसी तरह से सरकार की तरफ से आते रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो। और खासतौर पर अभी परिवहन मंत्री जो बेंगलोर गए थे उसके बाद भी जो है वो ये दावा किया जा रहा था कि अब जो है कहीं ना कहीं सड़क हादसों पे लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा क्योंकि सरकार जो है वो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन हादसों के लिए अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। नींद से जागने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होता है पहाड़ी राज्य में सड़क हादसे, बिल्कुल कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर बहुत होता है। और खासतौर पर जब जिस तरह से आज की
बिल्कुल मोहित, और इस बीच कहीं ना कहीं रोड मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से भी एक आंकड़ा पेश किया गया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर अपने आंकड़ों में जो खुलासा किया गया है, ये खुलासा किया गया है कि मानवीय जिम्मेदार तो होती है कहीं ना कहीं सड़क हादसों की वजह से, लेकिन जो सड़कों के हालात जो बने हुए हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं सड़क हादसे जो है लगातार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार अब किस तरह से जो है इन हादसों को रोकने के लिए अब रोड मैप तैयार करेगी, क्योंकि मंथन लगातार हो रहे हैं लेकिन सड़कों के जो हालात बने हुए हैं वो लगातार वैसे के वैसे ही हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं कि सरकार के पास कोई पुख्ता रोड मैप है, क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा था कि दावे और बयानबाजी जो हो रही है, क्रैश बैरियर्स लगाने की यहां पर बात की जा रही थी सबसे पहले, लेकिन क्रैश बैरियर्स का काम अभी तक नहीं जो है वो शुरू नहीं किया गया है। रोड्स को, जहां पर रोड्स बहुत ही टाइट है, उनको जो है वो खुला करने की, चौड़ा करने की बात की गई थी, लेकिन वो काम भी अभी शुरू नहीं किया गया है। स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज पे जरूर जो है वो चौड़ाई का काम हो रहा है, लेकिन अगर बात करी जाए इस तरह से कुल्लू मनाली रोड है या फिर किन्नौर की रोड है या लाहौल स्पीति की रोड है, चंबा की कई रोड्स हैं, तो ज्यादातर जो किलोमीटर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सड़कें जो हैं वो काफी ज्यादा टाइट हैं और बड़े वाहनों के लिए जो है वो चलने के अभी तक जो है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि 1971 के बाद जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था उसके बाद से अभी तक जो है वो सरकारें दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। दावे लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों पर लगाम कब लगेगी, कहीं ना कहीं ये सवाल बरकरार है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड मिला है। आपको बता दें कि नैक की टीम ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड दिया है। पिछले दिनों नैक की टीम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का दौरा करने आई थी और इस बीच हिमाचल यूनिवर्सिटी को एक ग्रेड मिल गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित प्रेम शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, तो ए ग्रेड हिमाचल यूनिवर्सिटी को नैक की टीम की तरफ से बिल्कुल बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं इसको हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि पिछले 47 सालों से इंतजार था हिमाचल प्रदेश को ए ग्रेड हासिल करने के लिए, जो कि उसे अब तक नहीं मिला था। अभी हाल ही में नैक की टीम जो है वो यहां पर आई थी और उसके बाद जो है उसने पूरा मुआयना किया और तमाम विभागों में जो है उन्होंने बात की थी, चाहे प्रोफेसर हो, कर्मचारी हो, इवन स्टूडेंट्स जो है उनसे भी बात की गई थी। उसके बाद जब एक पूरा एक मैप तैयार किया गया विश्वविद्यालय का, तो नैक की टीम जो है उसने ये पाया यहां पर कि ये विश्वविद्यालय जो है ये तकनीकी रूप से काफी आगे है, पढ़ाई के रूप से काफी आगे है और यहां पर जो फैकल्टी है वो भी काफी ज्यादा आगे है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं इसको विश्वविद्यालय के लिए। और यहां पर कहीं ना कहीं जो उस बीच सियासत भी हुई थी, छात्र राजनीति जो हुई थी वो भी बीच में आई थी, लेकिन उसका भी कोई असर जो है वो नहीं हुआ था। तो एक बहुत बड़ी खबर जो है ये एचपीयू के लिए देखा जाए। यूनिवर्सिटी को नैक की टीम की तरफ से ए ग्रेड हिमाचल यूनिवर्सिटी को मिला है। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।